नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल और आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इथियोपिया दौरे से नई ऊंचाई पर द्विपक्षीय साझेदारी। इथियोपिया के सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया से सम्मानित प्रधानमंत्री ने जताया आभार। आज इथियोपियाई संसद को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लोकसभा में आज विकसित भारत जी राम जी बिल पास कराने की सरकार की होगी कोशिश। मनरेगा की जगह नई योजना के प्रस्ताव पर विपक्ष का विरोध। गोवा अग्निकांड के आरोपी लूथरा ब्रदर्स को लेकर दिल्ली से गोवा पुलिस रवाना। 25 लोगों की मौत के आरोपियों को रिमांड पर लेने की होगी कोशिश। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने वेनेजुएला में आने जाने वाले प्रतिबंधित तेल टैंकरों की नाकाबंदी का दिया आदेश। वेनेजुएला पर आतंकवाद, ड्रग तस्करी, मानव तस्करी में शामिल होने का लगाया आरोप। और फ्रेंच क्लब पेरिस सेंट जर्मन के ओस्मान डेम्बले को मिला फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब। पिछले सीजन में पीएसजी को 4 खिताब दिलाने में निभाई थी अहम भूमिका। महिला वर्ग में स्पेन की एटेना बोनमाटी बनी सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। आइए जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इथियोपिया यात्रा के पहले दिन भारत इथियोपिया सहयोग बढ़ाने से जुड़े बड़े फैसले हुए। दोनों देशों ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया। इथियोपिया के प्रधानमंत्री मोदी को इथियोपिया के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी आज इथियोपियाई संसद को संबोधित करेंगे। देखिए इस खास रिपोर्ट के जरिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इथियोपिया यात्रा के पहले दिन भारत इथियोपिया संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर ले जाने का फैसला हुआ। पीएम और इथियोपिया के उनके समकक्ष की बैठक में विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। हम भारत इथियोपिया संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर उस स्तर पर ले जा रहे हैं। ये कदम हमारे संबंधों को नई ऊर्जा, नई गति और नई गहराई प्रदान करेगा। भविष्य की अपार संभावनाओं को साकार करने के लिए एक स्पष्ट रोडमैप तैयार होगा। दोनों देशों के बीच कस्टम मामलों में सहयोग, यूएन शांति रक्षा अभियानों संबंधी प्रशिक्षण, इथियोपियाई विदेश मंत्रालय में डेटा सेंटर की स्थापना और G20 कॉमन फ्रेमवर्क के तहत इथियोपिया के लिए ऋण पुनर्गठन को लेकर समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। अनेक भाषाओं और समृद्ध परंपराओं से संपन्न हमारे दोनों देश विविधता में एकता का प्रतीक है। दोनों देश शांति और मानव कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध लोकतांत्रिक शक्तियां हैं। हम ग्लोबल साउथ के सहयात्री भी हैं और साझेदार भी हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे हैं। इथियोपियाई स्कॉलर्स के लिए आईसीसीआर स्कॉलरशिप डबल करने, आईटीईसी कार्यक्रम के अंतर्गत एआई में इथियोपियाई छात्रों और पेशेवरों के लिए विशेष शॉर्ट टर्म कोर्स और अदीस अबाबा के महात्मा गांधी अस्पताल के क्षमता विस्तार पर भी सहमति बनी। Our two countries share over thousands of years of connection through trade, diplomacy, education, culture, and even in our food and traditions. These ties continue to shape
a deep friendship, collaboration, and mutual respect between our people. प्रधानमंत्री को इथियोपिया के सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया से नवाजा गया। सम्मान प्रदान करते हुए इथियोपिया के प्रधानमंत्री ने पीएम के नेतृत्व की जमकर तारीफ की। Your vision of self-reliant India, anchored in practical governance and broad strategic partnership, speaks directly to us. It resonates with our philosophy of Madamar, the belief that when we act together, we multiply our strengths. Our nations draw wisdom from ancient civilizations, yet strive to build modern, capable states for the next generation. पीएम ने 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से इस सम्मान ग्रहण किया। पीएम ने इसे दोनों देशों की साझेदारी को आकार देने वालों को समर्पित किया। विश्व की अति प्राचीन और समृद्ध सभ्यता द्वारा सम्मानित किया जाना मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। मैं सभी भारतवासियों की ओर से इस सम्मान को पूरी विनम्रता और कृतज्ञता से ग्रहण करता हूं। यह सम्मान उन अनगिनत भारतीयों का है जिन्होंने हमारी साझेदारी को आकार दिया। पीएम को अब तक 28 देशों के सर्वोच्च सम्मान मिल चुके हैं। इससे पहले राजधानी अदीस अबाबा में पीएम का स्वागत बेहद भव्य अंदाज से हुआ। पीएम को एयरपोर्ट पर लेने पहुंचने वालों में खुद इथियोपिया के प्रधानमंत्री भी शामिल थे। इथियोपियाई पीएम प्रधानमंत्री को साइंस म्यूजियम और फ्रेंडशिप पार्क ले गए। इस दौरान इथियोपियाई पीएम खुद कार चला रहे थे। इथियोपिया के प्रधानमंत्री डॉक्टर अबी अहमद अली का हवाई अड्डे पर पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आत्मीय स्वागत करना, हवाई अड्डे से साइंस म्यूजियम और मैत्री उद्यान तक खुद गाड़ी चलाकर लाना, दोनों देशों के बीच 3 प्रमुख समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होना और भारत का इथियोपिया के साथ कूटनीतिक संबंधों को रणनीतिक स्तर का दर्जा देना इस बात का प्रमाण है कि दोनों देश परस्पर संबंधों को नई गति, नई ऊर्जा, नई गहराई देने के लिए प्रतिबद्ध हैं और साथ ही ग्लोबल साउथ के सहयोगी और साझेदार के रूप में ग्लोबल साउथ के हर मुद्दे को वैश्विक मंच पर सशक्त रूप से उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कैमरा पर्सन शुभम शर्मा के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, अदीस अबाबा, इथियोपिया। और अपने 3 देशों की यात्रा के आखिरी चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओमान पहुंचेंगे। ओमान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण खाड़ी देश है जो भारत के पश्चिमी तटों से केवल जल से जुड़ा हुआ है। ओमान की राजधानी मस्कट से भारत ओमान संबंधों और उनके विकास की संभावनाओं पर देखिए संवाददाता अनिरुद्ध सिंह की ये खास रिपोर्ट। पश्चिमी एशिया में दक्षिणी पूर्वी अरब देश ओमान, सऊदी अरब, यूएई और यमन की सीमाएं साझा करता है और इसके दक्षिणी पूर्व में अरब सागर स्थित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2018 के बाद दूसरी बार सल्तनत ऑफ ओमान की यात्रा कर रहे हैं, जो दोनों देशों के मधुर राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष पूरे होने पर हो रही है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा दोनों देशों के बीच रक्षा, ऊर्जा, व्यापार और निवेश से लेकर प्रौद्योगिकी तक के व्यापक संबंधों को आगे बढ़ाएगी। One of our oldest strategic partners in the Gulf region, India's relations with Oman are all-encompassing and spans diverse fields such as trade and investment, maritime cooperation and connectivity, energy security and green energy, agriculture and food security, health, defense and security, technology and culture. भारत और ओमान के बीच संबंध लगभग 5000 साल पुराने हैं। राजनयिक संबंध 1955 में स्थापित किए गए। दोनों देशों के बीच 2008 में रणनीतिक साझेदारी स्थापित हुई और ओमान के शासक सुल्तान हैथम बिन तारिक ने दिसंबर 2023 में भारत की राजकीय यात्रा की। ओमान भारत का खाड़ी में सबसे निकटतम रक्षा साझेदार है, एकमात्र जीसीसी देश जिसके साथ भारत जल, थल और वायु के क्षेत्र में संयुक्त सैन्य अभ्यास करता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में द्विपक्षीय व्यापार
10.61 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचा। ओमान में 6000 से अधिक भारत ओमान संयुक्त उद्यम मौजूद हैं, जो इसकी अर्थव्यवस्था में 7.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर जोड़ते हैं। साल 2000 से 2025 के बीच यानी बीते 25 वर्षों में ओमान से भारत में एफडीआई इक्विटी प्रवाह कुल 605.57 मिलियन अमेरिकी डॉलर का रहा। ओमान भारत संयुक्त निवेश कोष भारत में परियोजनाओं के लिए 50-50 संयुक्त उद्यम के रूप में स्थापित OIGIF ने अब तक 320 मिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश किया है और अतिरिक्त 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर कार्यान्वयन के चरण में है। दोनों देश नवंबर 2023 से एक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता या CEPA पर बातचीत कर रहे हैं। इसे भारतीय मंत्रिमंडल और ओमान की शूरा परिषद दोनों की मंजूरी मिल चुकी है। इस यात्रा के दौरान अन्य प्रमुख समझौते के साथ इसके हस्ताक्षर होने की भी प्रबल संभावना है। Trade and investment relations are a key pillars of our relations with Oman. Our bilateral trade for financial year 2025 stands at $10.61 billion. Bilateral investment flows have also been robust, as reflected in the numerous joint ventures established both in India and Oman. There are several India-Oman joint ventures present in Oman, contributing to the country's economic growth and development. ओमान में 6,75,000 प्रवासी भारतीय मौजूद हैं, जो दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों की एक कड़ी के रूप में काम करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा को ओमान में रहने वाले प्रवासी बड़ी उत्सुकता के साथ इंतजार कर रहे हैं। बहुत बड़ा इंतजार है। अपने ग्रेट लीडर, विजनरी लीडर यहाँ आ रहे हैं, वो भी दूसरी बार। हम लोग काफी इंतजार कर रहे हैं उनका आने के लिए। उनका हर्षोल्लास से हम लोग उनका स्वागत करेंगे। पूरी इंडियन कम्युनिटी ओमान में जो उनकी बेतबरी से इंतजार कर रही है, वो डेफिनेटली बहुत उत्साहित हैं। ओमान भारत की पश्चिमी एशिया नीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ भी है और खाड़ी सहयोग परिषद, अरब लीग एवं भारतीय महासागर रिम एसोसिएशन में एक प्रमुख मध्यस्थ है, जो द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाता रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओमान यात्रा दोनों देशों के संबंधों में एक नई गहराई देगी। 2018 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओमान पहुंचे थे और कई सारे समझौतों पर दोनों देशों ने हस्ताक्षर किए थे। इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा से ओमान और भारत के लोगों को भी कई सारी उम्मीद है। कैमरामैन मोर मुकुट के साथ नीरज सिंह, DD न्यूज, मस्कट, ओमान। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने यरूशलेम में इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने नेतन्याहू को प्रधानमंत्री की तरफ से शुभकामनाएं दी और टेक्नोलॉजी, अर्थव्यवस्था, स्किल्स और टैलेंट, कनेक्टिविटी और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को और गहरा करने की चर्चा की है। विदेश मंत्री ने कहा कि क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर प्रधानमंत्री नेतन्याहू के विचारों को महत्व दिया गया है। जयशंकर ने उम्मीद जताई कि भारत इजरायल के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। और अब बात संसद के शीतकालीन सत्र से जुड़ी हुई। लोकसभा में आज ग्रामीण इलाकों में 125 दिन की रोजगार गारंटी वाले विधेयक पर चर्चा होगी और सरकार की कोशिश यही है कि इस बिल को आज ही निचले सदन से पारित करवा लिया जाए। विकसित भारत गारंटी रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल को कल कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पेश किया और कहा कि इसमें कुछ नए प्रावधान किए गए हैं जो आज की जरूरतों के अनुसार हैं और इसका फायदा न सिर्फ ग्रामीणों को होगा बल्कि गांव की अर्थव्यवस्था को भी होगा। एक तरफ सरकार इस बिल को ग्रामीण विकास और 2047 के विकास लक्ष्यों के लिए बेहद अहम बता रही है, तो वहीं विपक्ष का कहना है कि मनरेगा की जगह नई योजना लाकर सरकार गांधी जी का नाम हटा रही है और राज्यों पर आर्थिक बोझ डाल रही है। योजना का नाम बदलने की जो सनक है ये समझ में नहीं आती है। सर, जब ये किया जाता है तो सरकार, केंद्र को पैसे खर्चने पड़ते हैं। महात्मा गांधी हमारे दिलों में बसते हैं और माननीय अध्यक्ष जी, महात्मा गांधी जी का, पंडित दीनदयाल जी का ये संकल्प था कि जो सबसे पीछे है, जो सबसे नीचे है, उनका कल्याण सबसे पहले किया जाए।
साथ ही लोकसभा में न्यूक्लियर एनर्जी से जुड़ा विधेयक भी विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव भी करेंगे। इसके अलावा सदन में नियम 377 के तहत लोकहित के मुद्दे उठाए जाएंगे। कई संसदीय समितियों की रिपोर्ट भी सदन के पटल पर रखी जानी है। इसके साथ ही कई विभागों और मंत्रालयों संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट के क्रियान्वयन पर संबंधित मंत्रियों का वक्तव्य भी आज की कार्यसूची में शामिल किया गया है। बात करते हैं इंश्योरेंस सेक्टर की, जिसमें 100% विदेशी निवेश बढ़ाने के प्रावधान वाला विधेयक लोकसभा से पास हुआ। सबका बीमा सबकी रक्षा विधेयक 2025 को ध्वनिमत से पारित करवा लिया गया। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि बीमा क्षेत्र को पूरी तरह विदेशी निवेश के लिए खोलने से बेहतर तकनीक और बेहतर प्रोडक्ट सुनिश्चित किए जा सकेंगे। इस बिल के तहत 100% एफडीआई के बावजूद कंपनीज के टॉप अधिकारियों में से एक चेयरमैन या सीईओ का भारतीय नागरिक होना जरूरी होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि विदेश से जो निवेश आएगा उससे लोगों को कम दाम में इंश्योरेंस पॉलिसी के लाभ मिल पाएंगे। वहीं राज्यसभा के विधायी कार्य की बात की जाए तो आज निरसन और संशोधन विधेयक 2025 विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव रखेंगे। उच्च सदन में आज प्रश्नकाल में कई मंत्रालयों से सवाल पूछे जाएंगे, जिनका जवाब संबंधित मंत्री देंगे। वहीं कई संसदीय स्थायी समितियों की रिपोर्ट भी सदन के पटल पर रखी जाएगी। इनमें कोयला खान और इस्पात संबंधी संसदीय स्थायी समिति, महिला सशक्तिकरण संबंधी समिति, आवासन शहरी कार्य संबंधी समिति, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी समिति के साथ साथ अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट शामिल होगी। इसके अलावा महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुदान मांगों के संबंध में संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन के बारे में वक्तव्य देंगी। और अब बात एक राष्ट्र एक चुनाव की, जिस पर आज जेपीसी की बैठक होनी है। इससे पहले भी इस महीने की शुरुआत में जेपीसी की इस मुद्दे पर बैठक हो चुकी है। संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी की अध्यक्षता में संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पहली उप प्रबंध निदेशक गीता गोपीनाथ और भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि एक साल पहले आज ही के दिन संविधान 129वां संशोधन बिल 2024 लोकसभा में पेश किया गया था। इस बिल में लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के लिए प्रावधान किया गया है। वक्त छोटे से ब्रेक का है। कसूरी मेथी लाजवाब है, लाजवाब है। स्वाद और सुगंध इसकी लाजवाब है, लाजवाब है। अगर MDH कसूरी मेथी नहीं डाला तो खाली हाथ मलते रह जाओगे। एक एक पत्ता हाथ से चुना, स्वाद और सुगंध जगाए कई गुना। MDH। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दीप, देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। RBI कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। ब्रेक के बाद विकास पर्वत बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं गोवा के बर्च बाय रोमियो लेन अग्निकांड की, जिसके आरोपी लूथरा ब्रदर्स के गुनाहों का हिसाब अब होने वाला है। गौरव और सौरभ लूथरा को आज गोवा की अदालत में पेश किया जाएगा। थोड़ी देर पहले ही इन दोनों आरोपियों की दिल्ली एयरपोर्ट से तस्वीरें
सामने आई हैं, जहां गोवा पुलिस इन्हें ले जाते हुए दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि हादसे के बाद से फरार दोनों आरोपियों को कल थाईलैंड से प्रत्यर्पण प्रक्रिया के तहत भारत लाया गया, फिर दिल्ली की अदालत में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने इन्हें गोवा पुलिस को 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर दिया और आज गोवा पुलिस इन्हें पेश कर अपनी रिमांड पर लेने की मांग करेगी। 6 दिसंबर को गोवा के नाइट क्लब में आग लगने की वजह से 25 निर्दोष लोगों की मौत हो गई थी। और अब बात भारतीय नौसेना की, जिसकी ताकत होगी अब और बेजोड़। गोवा स्थित INS हंसा में MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर से लैस नेवल एयर स्क्वाड्रन INAS 335 को आज कमीशन किया जाएगा। इस अवसर पर नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी उपस्थित रहेंगे। ऑस्प्रेज नाम का ये स्क्वाड्रन समुद्री निगरानी, पनडुब्बी रोधी अभियान, खोज और बचाव जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में सक्षम होगा। इसके शामिल होने से भारतीय नौसेना की हवाई और समुद्री क्षमता और मजबूत होगी। रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी कुछ खास खबरों का। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला से आने जाने वाले सभी प्रतिबंधित तेल टैंकरों की नाकाबंदी का आदेश दिया। यह कदम अमेरिका और वेनेजुएला के बीच पहले से चले आ रहे तनाव को बढ़ा सकता है। वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था काफी हद तक तेल निर्यात पर निर्भर है, इसलिए इस फैसले से वेनेजुएला पर सीधा असर पड़ सकता है। ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला सरकार पर अमेरिका की संपत्ति की चोरी, आतंकवाद को समर्थन, ड्रग्स तस्करी, मानव तस्करी जैसे गंभीर आरोप हैं। इसी के आधार पर अमेरिका ने वेनेजुएला सरकार को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया। हालांकि ये अभी साफ नहीं है कि ये नाकाबंदी कैसे लागू की जाएगी और क्या इसके लिए अमेरिकी कोस्ट गार्ड या नौसेना सीधे तौर पर जहाजों को रोकेगी। आपको बता दें कि पिछले कुछ महीनों में अमेरिका ने इस क्षेत्र में हजारों सैनिक और कई युद्धपोत, जिनमें एक एयरक्राफ्ट कैरियर भी शामिल है, तैनात किए। इस घोषणा के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई। पेरिस सेंट जर्मन और फ्रांस के फॉरवर्ड ओस्मान डेम्बले को पुरुष वर्ग में फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। 28 वर्षीय डेम्बले ने 2024-25 सीजन में PSG को 4 खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई। डेम्बले ने इस प्रतिष्ठित व्यक्तिगत पुरस्कार की दौड़ में बार्सिलोना के लामिन यामाल और रियल मैड्रिड के केलियन एम्बापे को पीछे छोड़ा। यह पुरस्कार अगस्त 2024 से अगस्त 2025 के बीच के प्रदर्शन के आधार पर दिया जाता है और इसके लिए पुरुष राष्ट्रीय टीमों के कोच, कप्तान, पत्रकार और प्रशंसक वोट करते हैं। और वहीं स्पेन और बार्सिलोना की स्टार खिलाड़ी एथेना बोनमाटी को महिला वर्ग में साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। बोनमाटी को लगातार तीसरे सीजन के लिए फीफा की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी चुना गया। उन्होंने बार्सिलोना को 3 खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई और टीम को चैंपियंस लीग फाइनल तक पहुंचाया। 27 वर्षीय बोनमाटी ने स्पेन को यूरो 2025 के फाइनल में पहुंचाने में भी अहम भूमिका निभाई थी। हालांकि फाइनल में टीम को इंग्लैंड से पेनल्टी शूटआउट में हार का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद उन्हें टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। बात IPL 2026 की, जहां मेगा ऑक्शन में जमकर पैसा बरसा। अबू धाबी में IPL खिलाड़ियों की नीलामी में ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 25 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा। इसके साथ ही कैमरन ग्रीन IPL इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी साबित हुए। कैमरन ग्रीन ने स्टार्क को पछाड़कर सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी के तौर पर ये उपाधि हासिल की और इसके साथ ही ग्रीन के 2 करोड़ बेस प्राइस पर मुंबई ने सबसे पहले बोली लगाई। इसके बाद लगातार राजस्थान रॉयल्स, कोलकाता के बीच लंबी होड़ लगी और बिड प्राइस 13.5 करोड़ पहुंचने के बाद चेन्नई ने मारी एंट्री। उसके बाद कोलकाता और चेन्नई आमने सामने रहे और बोली 22 करोड़ तक पहुंची और आखिरी में कोलकाता बाजी मार गया। बात उत्तर प्रदेश की, जहां अनकैप्ड स्पिनर प्रशांत वीर को IPL नीलामी में चेन्नई सुपर किंग्स ने 14 करोड़ से ज्यादा रुपयों में खरीदा। चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच प्रशांत को खरीदने के लिए लंबा संघर्ष देखने को मिला। हालांकि अंत में चेन्नई ने उन्हें अपने साथ जोड़ने में सफलता पाई।
इसी के साथ ही सिर्फ 20 साल के ऑलराउंडर प्रशांत वे संयुक्त रूप से IPL इतिहास के सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बने। वहीं एक अन्य अनकैप्ड युवा क्रिकेटर कार्तिक शर्मा को भी बेस्ट प्राइस की अगर बात की जाए तो काफी ऊंची बोली में चेन्नई सुपर किंग्स के साथ जुड़ने में सफलता हासिल हुई। कार्तिक शर्मा को टीम में शामिल करने के लिए चेन्नई सुपर किंग्स ने 14 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च किए। जम्मू कश्मीर के 29 साल के तेज गेंदबाज आकिब नबी डार के बारे में IPL के पिछले सीजन तक कोई भी टीम सुनने को तैयार नहीं थी। उसी आकिब डार ने इस बार रिकॉर्ड तोड़े। आकिब को दिल्ली कैपिटल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद के साथ लगातार चली प्राइस वॉर में 8 करोड़ से ज्यादा रुपयों में खरीदा। क्योंकि बेस प्राइस 30 लाख रुपए से 28 गुना ज्यादा रकम है। और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 मैचों की सीरीज का चौथा मुकाबला आज लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में सीरीज में 2-1 से आगे चल रही टीम इंडिया की कोशिश इस मुकाबले को जीतकर सीरीज में अजय बढ़त बनाने पर होगी। वहीं मेहमान टीम सीरीज को बराबर करने के इरादे से मैच पर खेलने के लिए मैदान पर उतरने वाली है। आप देखिए उससे जुड़ी एक खास रिपोर्ट और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज में 2-1 से आगे चल रही भारतीय टीम चौथे मुकाबले के लिए लखनऊ में जब मैदान पर उतरेगी तो उसका इरादा सीरीज अपने नाम करने का होगा। टीम इंडिया ने 2 मुकाबलों को बड़े अंतर से अपने नाम करके सीरीज में बढ़त बनाने में सफलता पाई है। हालांकि टीम के शीर्ष खिलाड़ी कप्तान सूर्य कुमार यादव और सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल का खराब फॉर्म थिंक टैंक के लिए सिरदर्द बना हुआ है। तीसरे मैच में सूर्य कुमार यादव के पास लय में लौटने का बेहतरीन मौका था जब भारत को सिर्फ 118 रन का आसान सा लक्ष्य मिला था। लेकिन जो सहजता कभी उन्हें दुनिया का नंबर 1 T20 बल्लेबाज बनाती थी वो साफ तौर पर गायब दिखी। उनकी पहचान बन चुके शॉट्स अब लगातार गलत नतीजे दे रहे हैं। धर्मशाला में भी वो अपने ट्रेडमार्क पिकअप शॉट पर आउट हो गए जो उनके संघर्ष को दर्शाता है। भारतीय कप्तान पिछले 1 साल से लय तलाश रहे हैं और इस सीजन में उनका औसत 15 से भी कम है। उप कप्तान शुभमन गिल की स्थिति भी कुछ बेहतर नहीं है। उन्हें ओपनिंग में भेजने का फैसला भारत के शीर्ष क्रम को अस्थिर करता दिख रहा है। T20 विश्व कप में अब 2 महीने से भी कम का समय बचा है। ऐसे में डिफेंडिंग चैंपियन टीम इंडिया यही चाहेगी कि उसका कप्तान और प्रमुख बल्लेबाज जल्द से जल्द अपनी लय में लौटें। अक्षर पटेल के बीमारी के चलते सीरीज से बाहर होने के बाद शहबाज अहमद को टीम में शामिल किया गया है। हालांकि चौथे मैच में कुलदीप यादव का स्पिनर के रूप में खेलना तय माना जा रहा है। जसप्रीत बुमराह की उपलब्धता अभी भी अनिश्चित है क्योंकि वो निजी कारणों से पिछला मैच नहीं खेल पाए थे। उनकी गैर मौजूदगी में अर्शदीप सिंह ने शानदार वापसी करते हुए प्लेयर ऑफ द मैच प्रदर्शन किया, जबकि हर्षित राणा ने भी धर्मशाला में उनका अच्छा साथ दिया। भारतीय टीम इस समय 5 मैच की सीरीज में 2-1 से आगे है। अब तक सीरीज में हालात तेजी से बदले हैं। पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका पूरी तरह से हावी रहा, जबकि दूसरे मुकाबले में भारत ने जोरदार वापसी की। दक्षिण अफ्रीका को 2 बार करारी हार झेलनी पड़ी है और बुधवार का मैच जीतकर वो सीरीज में बने रहना चाहेंगे। पिछले जून में खेले गए T20 विश्व कप फाइनल के बाद से दक्षिण अफ्रीका ने 28 में से 18 T20 मुकाबले गंवाए हैं, जो उनके लिए परेशान करने वाला साबित हो सकता है। टीम संयोजन को लेकर अब भी प्रयोग जारी है। लगातार बदलावों की वजह से खिलाड़ियों को लय नहीं मिल पा रही है और इसका खामियाजा टीम को हार के रूप में भुगतना पड़ रहा है। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज़।